नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की पहली खबर विधायिका से संबंधित है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने डीएनए विधेयक के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2019 में लोकसभा में डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू करना विनियमन विधेयक 2019 को लाया गया था। इसके बाद उसे संवीक्षा के लिए पीएससी यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया था। आपको बता दें कि ये विधेयक डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग के विनियमन संबंधी प्रावधान करता है। इसके साथ अपराधियों का इंडेक्स और लापता व्यक्तियों का इंडेक्स के लिए एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक के निर्माण का प्रावधान करता है। आइए अब इस विधेयक से जुड़े कुछ मुख्य प्रावधान और चिंताओं को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डीएनए विधेयक के प्रावधान। डीएनए प्रोफाइल किसी व्यक्ति की अत्यंत संवेदनशील जानकारी जैसे त्वचा का रंग, व्यवहार, स्वास्थ्य की स्थिति आदि का पता लगा सकते हैं। कई उपबंधों में डीएनए नमूना लेने से पूर्व सहमति प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उनमें से प्रत्येक में एक मजिस्ट्रेट सरलता से सहमति को रद्द कर सकता है। ये विधेयक अपराध घटना स्थल पर पाए जाने वाले डीएनए के स्टोरेज की अनुमति का प्रावधान करता है, भले ही अपराधी को दिए गए दंड को निरस्त कर दिया गया हो। सिविल मामलों में भी डीएनए प्रोफाइल को डेटा बैंकों में संग्रहित किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट और अलग इंडेक्स नहीं होगा। डीएनए प्रोफाइल को राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में रखा जाएगा। आइए अब विधेयक से जुड़ी चिंताओं को जानते हैं। विधेयक से ऐसी सूचनाओं तक पहुंच का दुरुपयोग किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा सहमति को निरस्त किए जाने के आधार और कारणों पर कोई दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसके डीएनए प्रोफाइल को तत्काल हटा देना चाहिए। ये निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं करता है। एक सशक्त डेटा संरक्षण कानून के अभाव में बड़ी संख्या में डीएनए प्रोफाइल्स की सुरक्षा संदेहास्पद है। अगली खबर अटल बीमा से जुड़ी हुई है, यानी ABVKY के तहत पात्रता मानदंड में छूट एवं बेरोजगारी लाभ के भुगतान में वृद्धि की गई है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का कार्यान्वयन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है, यानी ESI योजना के तहत शामिल श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। ESI योजना का उद्देश्य रोग, प्रसूति और रोजगार क्षति के कारण दिव्यांगता और मृत्यु की घटनाओं के प्रभावों के विरुद्ध कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना है। इसके साथ बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत राहत का दावा करने वाले बीमित व्यक्ति को उसकी बेरोजगारी से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार से जुड़ा होना चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की क्षति से निपटने के लिए कुछ विशेष राहत प्रदान की गई हैं, जैसे अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए राहत भुगतान, जो पहले 25% था, अब इसके स्थान पर औसत मजदूरी देय का 50% कर दिया गया है। दावों को श्रमिकों द्वारा स्वयं दायर किया जा सकता है और इससे पहले उनके अंतिम नियोक्ताओं द्वारा इसे अग्रेषित किए जाने की आवश्यकता होती थी। अब राहत भुगतान बेरोजगारी के 30 दिनों के बाद ही देय हो जाएगा, जबकि पहले ये अवधि 90 दिन थी। लाभ का निपटान आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर ही किया जाएगा। आपको बता दें कि बढ़ी हुई राहत 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि तक ही देय होगी। इस योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ाया गया है। प्रारंभ में इस योजना को जुलाई 2018 में 2 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था। अगली खबर पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है। नए शोध से पता चला है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर पूर्व में निर्धारित वर्षों की तुलना में अधिक प्राचीन है। शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के ठोस आंतरिक कोर की आयु के अनुमान को परिशोधित करके इसे 1 से 1.3 बिलियन वर्ष प्राचीन स्वीकार किया है। इससे पहले ये माना गया था कि आंतरिक कोर 565 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था, जो कि पृथ्वी की आयु 4.5 बिलियन वर्ष की तुलना में काफी नया है। दरअसल पृथ्वी के कोर का निर्माण अधिकांशतया लौह धातु से हुआ है, जिसमें आंतरिक कोर ठोस है और बाह्य कोर तरल है। इस तरल धातु के परिसंचरण से विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी को एक विशाल विद्युत चुंबक में परिवर्तित कर देती हैं। इस तरह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सृजित हुआ है।
इस प्रक्रिया को जियोडायनमो कहा जाता है। पहले के अनुमानों से एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया था, जिसके अनुसार कोर को आंतरिक कोर के निर्माण से अरबों वर्ष पहले तक जियोडायनमो को बनाए रखने के लिए यथार्थवादी ढंग से उच्च तापमान की आवश्यकता हुई होगी। वहीं नए शोध के द्वारा प्रस्तुत समाधान इस विरोधाभास को हल करता है। इसके अनुसार कोर का तापमान यथार्थवादी मापदंडों के भीतर ही था। इसमें बताया गया है कि जियोडायनमो को 2 अलग अलग ऊर्जा स्रोतों और तंत्रों द्वारा बनाए रखा गया था। अगली खबर जीएम फसलों से संबंधित है। आयातित खाद्य फसलों के लिए नो जीएम यानी नो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2021 से इस प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया जाएगा। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के एक आदेश में ये निर्देश दिया गया है कि 24 प्रमुख खाद्य फसलों के आयातकों को अनिवार्य रूप से ये घोषणा करनी होगी कि उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं है और उसका उद्गम स्रोत गैर जीएम है। इसमें सेब, बैंगन, मक्का, गेहूं, अनानास, बेर, आलू, चावल, सोयाबीन, गन्ना, टमाटर आदि शामिल हैं। दरअसल जीएम फसलों की कृषि ऐसे बीजों से की जाती है जिन्हें उपज में वृद्धि करने या कीटों के प्रति उनकी सहनशीलता बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। जीएम फसलों के विरोध के कई कारण हैं। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि आयातित खाद्य पदार्थों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव होते हैं, जो कई प्रकार की चिंताओं का विषय हैं। मानव स्वास्थ्य में इसके प्रभाव होते हैं, जैसे कि एलर्जिक प्रतिक्रिया, एंटीबायोटिक प्रतिरोध, जीन स्थानांतरण आदि। पर्यावरण में देखा जाए तो वन्य जीवों में संशोधित जीनों का प्रवेश हो रहा है, जिससे जेनेटिक प्रोडक्ट्स के प्रति गैर लक्षित जीवों की संवेदनशीलता और जैव विविधता का ह्रास होने की आशंका है। जीएम खाद्य आयातों को 2 कानूनों के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये पर्यावरणीय प्रभावों को शामिल करता है, और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, ये मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन करता है। यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC के बारे में भी समझ लेते हैं। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है जो जीएम फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। GEAC की स्वीकृति के बाद फसाई उपभोग के लिए इन्हें अनुमोदित करने से पहले इनका जोखिम मूल्यांकन करता है। अगली खबर MSME क्षेत्र से संबंधित है। संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए गौण ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गौण ऋण क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत उन MSMEs को गौण ऋण प्रदान करने के लिए की गई है जिनके खाते संकटग्रस्त हैं या NPA खातों के रूप में नियमित परिचालन हो रहे हैं। गौण ऋण एक प्रकार का कर्ज होता है। पात्र व्यक्ति या कंपनी को इस ऋण की सुविधा प्राप्त होती है। ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि ज्यादा होती है। परिसमापन या शोधन अक्षमता बैंक्रप्सी की स्थिति में उधारकर्ता को पहले अन्य अधिमानी ऋणों यानी सीनियर डेब्ट्स का भुगतान करना होता है और उसके बाद वो गौण ऋणों का पुनर्भुगतान करता है। इस प्रकार गौण ऋण अधिमानी ऋणों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होते हैं, क्योंकि इनके पुनर्भुगतान नहीं होने की अत्यधिक संभावना होती है। इस योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक संकटग्रस्त MSMEs के प्रमोटरों को उनकी इक्विटी और ऋण के 15% या 75 लाख जो भी कम हो उसके तहत व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेंगे। इस योजना का संचालन सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज CGTMSE बैंकों द्वारा दिए गए गौण ऋणों के 90% की गारंटी प्रदान करेगा और शेष 10% उधारकर्ता द्वारा रखे गए कोलेट्रल के माध्यम से कवर किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत और उज्बेकिस्तान ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया। ये दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित की गई है। वर्ष 2019 में भारत और उज्बेकिस्तान ने पहली बार दोनों देशों के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक 2019 का आयोजन किया था। उज्बेकिस्तान कुछ विविध प्रकार के खनिजों जैसे स्वर्ण, यूरेनियम, तांबा, फॉस्फेट आदि की आपूर्ति में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है।
एस्ट्रोसेट। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक वैश्विक दल ने भारत के एस्ट्रोसेट का उपयोग करते हुए प्रारंभिक आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा की खोज की है। एस्ट्रोसेट भारत की प्रथम समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। ये वैज्ञानिक मिशन ब्रह्मांड को और अधिक विस्तार पूर्वक समझने का एक प्रयास है। ये ब्रह्मांड का उसके विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के प्रकाशीय, पराबैंगनी, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्स-रे क्षेत्रों में पर्यवेक्षण करता है। इसे 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखीय कक्षा के निकट अंतर स्थापित किया गया है। एस्ट्रोसेट मिशन की अनूठी विशेषता ये है कि एक ही उपग्रह से विभिन्न खगोलीय पिंडों के समकालिक बहुतरंगदैर्घ्य प्रेक्षण को सक्षम बनाता है। उत्प्रेरित अनुसंधान कार्यक्रम के लिए विज्ञान में नवाचार, इंस्पायर। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के इंस्पायर फैकल्टी के सदस्य सूक्ष्म शैवाल से अल्प लागत वाले बायोडीजल की खोज कर रहे हैं। इंस्पायर विज्ञान के लिए प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित एवं प्रबंधित है। इंस्पायर का मूल उद्देश्य है देश के युवाओं में विज्ञान के रचनात्मक अन्वेषण के उत्साह का संचार करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली तथा अनुसंधान एवं विकास के आधार को सुदृढ़ और विस्तृत करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधन समुच्चय का निर्माण करना। फुजीवारा इफेक्ट। 2 उष्णकटिबंधीय तूफान मार्को और लॉरा द्वारा मैक्सिको की खाड़ी को प्रभावित करने की संभावना है। इससे फुजीवारा प्रभाव के संबंध में चिंता उत्पन्न हुई है। जब 2 हरिकेन परस्पर टकराते हैं तो इस परिघटना को फुजीवारा प्रभाव कहा जाता है। यदि 2 चक्रवात एक दूसरे के निकट से 900 मील की दूरी पर गुजरते हैं तो घटना में शामिल दोनों तूफान वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में परस्पर परिक्रमा करने लगते हैं। आगामी घटना प्रत्येक तूफान के आकार पर निर्भर करती है। अक्सर इसका मिश्रित प्रभाव होता है और सामान्यतः 2 छोटे तूफान की बजाय एक बड़े तूफान का सृजन होता है। सुपर ऐप्स। टाटा ग्रुप इस वर्ष के अंत तक एक ऑल इन वन सुपर ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है। सुपर ऐप एक प्लेटफॉर्म है जिसे विभिन्न सेवाओं को एक ही मंच पर प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा विकसित किया जाता है। उदाहरण के लिए चीन की वीचैट का प्रारंभ एक मैसेजिंग ऐप के रूप में हुआ था, जो भुगतान, कैब, शॉपिंग, फूड ऑर्डरिंग आदि तक विस्तारित हुआ है। एक देश या क्षेत्र तब सुपर ऐप के लिए तैयार हो जाता है जब उसकी आबादी का एक बड़ा आधार डेस्कटॉप की बजाय पहले स्मार्टफोन पर निर्भर होता है और स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित ऐप्स का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित नहीं हुआ होता है। हालांकि इस संबंध में कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे एकाधिकार की आशंका, निजता का अतिक्रमण आदि। बोंडा जनजाति। हाल ही में बोंडा जनजातीय समुदाय के 4 सदस्य कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। बोंडा एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसे पीवीटीजी के समूह में रखा जाता है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये ओडिशा के मलकानगिरी जिले के पर्वतीय अंचलों में छोटी छोटी कुटीरों के रूप में स्थापित बस्तियों में निवास करते हैं। वे अभी भी अपनी मातृभाषा रेमो का उपयोग करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बोंडा जनजाति के सदस्यों की संख्या लगभग 12,000 है, जो बेहद कम है। नमथ बसई। ये केरल सरकार का जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं में बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। इसका कारण ये है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने में सहजता का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।